हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 57 और हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का और वो है पार्लियामेंट। वैसे तो पार्लियामेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। बस अभी रिमेनिंग टॉपिक्स जो बचे हैं उसे हम कवर करेंगे। आज मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लूँगी, वो है फाइनेंशियल बिल्स। लेकिन इसे मैं आपको ट्रेडिशनल वे में नहीं समझाऊंगी, इसे मैं आपको मनी बिल के साथ कंपेयर करके समझाऊंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप मनी बिल को फाइनेंशियल बिल के साथ कंफ्यूज ना करें, और इसके रिलेटेड अगर किसी भी तरह से आपको एग्जाम में घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप ऐसे पोजीशन में रहो कि आप अपने जो भी आपका नॉलेज है आपके साथ, उसके बेसिस पे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे डील कर सको। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है, लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। वो कैसे इंश्योर होगी? वो होगी इंश्योर फोकस के साथ। ऑलराइट, तो चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो उसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैंने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, जिससे कि आप कीवर्ड देख के ही सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सके। राइट, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों भी जगह पे मैं इसका लिंक दे दूंगी। ठीक है। अब देखो, क्या आपको याद है मैंने मनी बिल का आपको हिंट दिया था कि इसका आर्टिकल कैसे याद रखना है? तो आपको पता है मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज़ीरो। जितना ज़्यादा ज़ीरो आप बढ़ाते हो उतनी उसकी कीमत बढ़ती है। राइट, तो इसे इसी चीज़ से एसोसिएट करके याद करना है। आर्टिकल 110, इसमें 1 है और 0 है, तो ये वाला आर्टिकल हो गया मनी बिल के रिलेटेड। राइट, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं, आई होप आप सब PYQs को अच्छे से रोज देख रहे हो। PYQs को सिर्फ देखना नहीं है, इसे रटना भी है, रिकॉल भी करना है, इसको रटना भी है, अच्छे से करना है इसे। इसके साथ साथ अगर मनी बिल पे लेट से बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि आ चुका है, यूपीएससी में बहुत बार पूछ चुके हैं मनी बिल पे क्वेश्चंस, तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप इसके जो बेयर एक्ट है उसे भी देखें। इसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो लेक्चर में मैं कवर करूंगी, लेकिन यू मस्ट रीड द बेयर एक्ट। ओके, अब देखो, हिंट आपको समझ में आ गया मनी बिल को कैसे याद रखना है, कि आर्टिकल नंबर 110 है। ओके, दूसरी बात ये देखो, जितने भी फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, जितने भी हमारी कंट्री में फाइनेंशियल बिल्स है, ये डील करते हैं मनी मैटर्स से। ये भी मनी मैटर से डील कर रहा है, मनी बिल भी मनी मैटर से डील कर रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वो बताती हूँ। जब मैं फाइनेंशियल बिल्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मनी मैटर्स मतलब कैसे, जैसे कि टैक्स या फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह स्पेंड करती है या फिर कभी कभी ये पैसे बोरो करती है, वो भी यहाँ पे आता है। इसके साथ साथ एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिवाइड करता है इन बिल्स को, जो फाइनेंशियल मैटर के बिल होते हैं, इसे 3 टाइप्स में। तो 3 मेन टाइप होते हैं, बेस्ड ऑन हाउ मच दे डील विद द मनी रिलेटेड इश्यूज। क्या बोला मैंने? हाउ मच, ये है कीवर्ड आपका। बस इतनी एक लाइन समझ में गए ना आप, तो बस हो गया काम आपका। लाइन क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स देम इनटू 3 टाइप्स, बट ऑन व्हाट बेसिस? बेस्ड ऑन हाउ मच, कितना, हाउ मच दे डील विथ मनी रिलेटेड इश्यूज। अब देखो ये और क्लियर होगा। मनी बिल में हमने क्या देखा था? मनी बिल डील्स ओनली विथ मैटर्स लिस्टेड इन आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई आर्टिकल 110 में लिस्ट दे के रखी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी लिस्ट दे के रखी है, और इसमें अगर कोई मैटर आता है तो वो हो गया मनी मैटर। कैसे कैसे मैंने आपको बताया था, इम्पोजिंग, चेंजिंग या फिर रिमूविंग टैक्सेस। क्या कर रहे हैं हम टैक्सेस को? हम इसको इम्पोज कर रहे हैं या फिर इसको बदल रहे हैं या फिर हम इसको निकाल रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट मनी को बोरो कर रही है, कहीं से मनी उधार ले रही है। तीसरा बात क्या है? हमारे पास है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हमारे पास और क्या है? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ हमारे पास है पब्लिक अकाउंट। अब ये क्या चीज़ें हैं
ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए दिमाग में होल्ड करो कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहते हैं और पब्लिक अकाउंट कहते हैं। तो इन सब में ना कुछ मैटर्स दिए गए हैं, समझ रहे हो, मैटर्स दिए गए हैं। उस मैटर के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ये भी यहाँ पे आती है। ओके, इसके साथ साथ क्या आता है, मनी को विड्रॉ करो यानी कि बाहर निकालो, या फिर कुछ चीज़ों का पेमेंट करो, पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस फंड्स, ये सारे फंड्स। इसके साथ साथ डिक्लेयरिंग और चेंजिंग, हम डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर बदल रहे हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है ये भी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखो चार्ज एक्सपेंडिचर। इसके साथ साथ एनीथिंग इंसिडेंटल टू द अबाउ, अब जो भी मैंने आपको ऊपर बातें बताई ये ब्लू पेन में लिखी है, इन सब में अगर कोई इंसिडेंटल चेंज होता है तब भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, हमने ये देखा था मनी बिल के रिलेटेड, और जो प्रेसिडेंट होते हैं इनकी रिकमेंडेशन यहाँ पे होती है। इट कैन, और यहाँ पे जो राज्यसभा का पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा कैन नॉट अमेंड इट और रिजेक्ट इट, इट कैन ओनली गिव द रिकमेंडेशंस। अच्छा, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना ये सारी मैंने टेबल में लिखी हुई है। ओनली मनी मैटर्स, लोकसभा कैन ओनली डू द इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट क्या है मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन वगैरह। राज्यसभा का पावर यहाँ पे समझा रही थी मैं आपको कि ये अमेंड नहीं कर सकते हैं, रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं मनी बिल को, लेकिन ये सिर्फ रिकमेंडेशन देंगे और वो भी विद इन 14 डेज। और लोकसभा पे ये कंपल्सरी नहीं है इन रिकमेंडेशन को मानना ही मानना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। अच्छा, मनी बिल मैं आपको फिर से क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि मुझको आपको फाइनेंशियल बिल अच्छे से समझाना है। अगर आप मनी बिल को अच्छे से याद नहीं करोगे तो फाइनेंशियल बिल में फिर कन्फ्यूजन कर दोगे, इसलिए मनी बिल को हम फिर से देख रहे हैं। अब देखो, इसके साथ साथ याद रखो कि जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स इफ द बिल इज मनी बिल और नॉट। ये तो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ, अभी तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। और हमारे जो लोकसभा के स्पीकर होंगे उनका डिसीजन होगा कैसा, फाइनल। एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल क्या दिया था याद है आपको, यूनियन बजट, इसके साथ टैक्सेशन के बिल के रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो सब ये यहाँ पे आ गई। अब देखो फाइनेंशियल बिल 1 को समझते हैं। ये क्या है, सबसे पहले ये आता है अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1। ओके, 117 क्लॉज 1, इसको कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखो कि भाई मनी बिल तो हमने ट्रिक से याद किया कि 0 बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसों में, तो फिर इसके साथ फिर क्या होगा, मनी बिल आ जाएगा 110 आर्टिकल में। फिर अगर मैं फाइनेंशियल बिल की बात करूँ तो ये इसके आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, मनी के रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आसपास ही होगा, साथ साथ में ही होगा, मनी के साथ ही होगा। साथ कौन सा, ये जो हिंदी वाला साथ होता है ना, ये साथ, इसके साथ, उसके साथ, वो वाला साथ, तो मनी बिल के साथ ही होगा। तो ऐसे साथ इसको याद रखो, 117, ठीक है। ये 0 की हिंट याद आ गई, ये 7 की हिंट याद आ गई ना, बस इतना ही करना है। आई नो बहुत स्टूपिड ट्रिक्स है, लेकिन ये स्टूपिड ट्रिक्स ही आपको एग्जाम हॉल में याद दिलवाएगी। अगर पेपर में आया फाइनेंशियल मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल लेट से, तो ये जल्दी से याद करना है। अच्छा, मनी बिल का आर्टिकल था 110, क्योंकि 0 इंपॉर्टेंट होता है मनी में, और मनी बिल और फाइनेंशियल बिल एक साथ जैसे दिखते हैं, साथ साथ में ही हो गए, तो 107, ठीक है। इतना याद आ गया, ठीक है। अब देखो, दिस बिल कंटेन्स सम मनी रिलेटेड मैटर्स, कैसे कैसे, जैसे कि बोरो करना मनी को या फिर टैक्सेस वगैरह, प्लस अदर मैटर्स जो कि आर्टिकल नंबर 110 में नहीं दिए हैं। तो बोरोइंग और टैक्सेस के साथ साथ जो मैटर आर्टिकल 110 में नहीं दिए हैं लेकिन मनी रिलेटेड मैटर है, वो आगे फाइनेंशियल बिल 1 में, और वो उसका आर्टिकल है आर्टिकल 117 और क्लॉज 1। ओके, अब देखो, अगर मैं फाइनेंशियल बिल को डिस्क्राइब करूँ तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो होता है फाइनेंशियल बिल 1, ये पार्टली फाइनेंशियल होता है और पार्टली जनरल होता है, पार्टली फाइनेंशियल पार्टली जनरल। इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी मनी बिल का टेबल देखो, यहाँ पे मनी बिल का टेबल दिया है, तो इसके रिलेटेड देखते जाओ। यहाँ पे क्या है, मनी मैटर है और जनरल मैटर भी है। यहाँ पे सिर्फ मनी मैटर थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चलेगा,
और हम फाइनेंशियल बिल 1 की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल बिल 2 की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर लोकसभा है तो यहाँ पे इधर हाउस है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। समझ में आ रहा है आपको? देखो, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट कैसी है, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन फाइनेंशियल बिल में रिक्वायर्ड नहीं है। समझ रहे हो? अब देखो, तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। इट फॉलोज ऑर्डिनरी बिल प्रोसीजर। जैसे मैंने आपको मनी बिल की प्रोसीजर बहुत डिटेल में समझाई थी, अगर आपको याद हो, ये देखो यहाँ पे हमने ये टेबल डायग्राम देखी थी, राइट। अगर मैं फाइनेंशियल बिल की इंट्रोडक्शन की प्रोसेस की बात करूँ तो जो ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर होता है वैसे ही उसको फॉलो किया जाता है। राज्यसभा इसे अमेंड कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल पावर। ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है। और अगर ऐसा हो कि दोनों की दोनों भी हाउस, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों भी डिसएग्री करे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जॉइंट सिटिंग बुला लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। मनी बिल में ये बात नहीं हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल बिल की जब बात हो रही है तब जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है। प्रेसिडेंट हमारे कैन गिव, विथ होल्ड और रिटर्न द बिल। तो प्रेसिडेंट की पावर भी समझ लो यहाँ पे। प्रेसिडेंट का पावर क्या है यहाँ पे? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जब फाइनेंशियल बिल 1 की बात आती है तो ये अपनी एसेंट देंगे या फिर इसको विथ होल्ड करके रखेंगे या फिर रिटर्न भी कर देंगे बिल को। एग्जाम्पल देती हूँ, अ बिल दैट चेंजेस टैक्स रेट्स। अगर कोई ऐसा बिल लेके आ गए ये जो टैक्स रेट्स को चेंज कर रहा हो या फिर अमेंड कर रहा हो नॉन फाइनेंशियल लॉज को भी, लाइक कंपनी रूल्स लेट्स से, तो तब यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। आई होप फाइनेंशियल बिल 1 समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखते हैं फाइनेंशियल बिल 2। 1 समझ में आ गया तो 2 तो बहुत ही ईजी है। ये बिल क्या करता है? फाइनेंशियल बिल 2 ये कंटेन करता है सम मनी रिलेटेड मैटर्स ही, जैसे कि बोरोइंग और ये जो चीज़ें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है? आर्टिकल समझ लो। आर्टिकल 117, ये कैसे याद करना है ये बता दिया, बस ये वाला ना, इसका क्लॉज है 3। ये बिल इन्वॉल्व करता है एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर खर्च फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये एक मेन डिफरेंस है जो याद करना है आपको, मेन डिफरेंस फाइनेंशियल बिल 2 का। ओके, क्या है? एक्सपेंडिचर ये इन्वॉल्व करेंगे किससे? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर हुआ है इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये फाइनेंशियल बिल 2 देखेगा। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, बट यहाँ पे एक बट है। बट ये है कि बट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द आर्टिकल 110। कोई भी आर्टिकल 110 का जो मैटर है ये इसे इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली मतलब ये मनी बिल नहीं है। मनी बिल कौन सा है? आर्टिकल 110 में लिस्ट है, उसमें जितने भी मैटर्स दिए गए हैं, अगर उसके रिलेटेड आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसके रिलेटेड अगर बिल है तो उसको हम मनी बिल बोलते हैं। इतना इजी है। अगर नहीं है तो फिर ये मनी बिल नहीं है। और फाइनेंशियल बिल 2 में ये एक मेन बात है जो आपको याद रखनी है। पहली तो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, दूसरी बात कर रहे हैं कि भाई आर्टिकल नंबर 110 में ये नहीं होना चाहिए। कितना ईजी है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो जो इसका इंट्रोडक्शन होता है ये हमने देख लिया। जल्दी से याद कीजिए, इधर हाउस में होता है, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इज नीडेड बिफोर कंसिडरेशन बट नॉट फॉर द इंट्रोडक्शन। ये एक बात याद रखनी है आपको। यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए था, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता है। इट फॉलोज द सेम प्रोसीजर एज ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल की जो प्रोसीजर होती है वो हम पहले ही देख चुके हैं, उसी का ही बस इसे फॉलो करते हैं। दोनों भी हाउस में इक्वल पावर होती है, तो राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल बिल 2। ठीक है, और इसके साथ साथ बोथ हाउसेस हैज़ इक्वल पावर, ये देख लिया। इसके साथ साथ दे कैन बी अमेंडेड या फिर रिजेक्टेड बाय द इधर हाउस, ये भी देख लिया। जॉइंट सिटिंग भी यहाँ पे पॉसिबल होती है। ओके, अब ये वाली जो चीज़ें होती है ना, जॉइंट सिटिंग किधर होती है किधर नहीं होती है, ये ना ऑप्शन में आपसे पूछते हैं। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होता है इसलिए आप इसे टिक नहीं कर पाते हो टिक से, लेकिन आई होप अभी कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट विथ होल्ड भी कर सकते हैं एसेंट को, दे भी सकते हैं एसेंट को, या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं बिल को। समझ में आया? तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2।
अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें भी लेट से हाइपोथेटिकली स्पीकर आपको समझ में नहीं आई, तो कैसे याद रखना है कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए? ये बात ध्यान में रखना कि ऑल मनी बिल, ध्यान से सुनो, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है? ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। इतनी भी अगर लाइन आप याद रख लोगे तो भी बहुत है। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। ओके, ठीक है। तो थिंक ऑफ मनी बिल एज अ प्योर फाइनेंशियल बिल। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब आपको क्या करना है, इसे रिवाइज करना है और रिकॉल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा बार आप चीज़ों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका जो मेमोराइजेशन है वो स्ट्रांग होगा और आपका अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बढ़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल। ये क्या है? देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जो बिल होता है ये एक प्रपोजल होता है। इस प्रपोजल में ये बोला जाता है कि इट इज़ अ प्रपोजल फॉर अ लॉ। अगर ये प्रपोजल लॉ के लिए लाया जा रहा है मतलब ये एक बिल है। ये डिपेंड करता है ऑन व्हाट इट डील्स विथ। किस पे डिपेंड करता है? ऑन व्हाट इट डील्स विथ। जिसके साथ ये डील करेगा वैसा ये बिल बन जाएगा। तो ये इसके इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर दो तो आप बोल सकते हो इधर इट इज़ अ ऑर्डिनरी बिल और इट इज़ अ मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल में क्या है? इट डील्स विद जनरल मैटर। कितना आसान है याद करना। ऑर्डिनरी है, इंग्लिश वर्ड है। ऑर्डिनरी मतलब क्या है? जनरल है। तो जनरल मैटर याद मतलब यहाँ पे होंगे कैसे? एजुकेशन होगा, है ना, हेल्थ होगा, क्राइम होगा। मनी बिल का क्या होगा? मनी बिल डील्स विद फाइनेंशियल मैटर्स। सिंपल सी बात है। अगर आपको याद हो, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कंपैरिजन में, लेकिन हम यहाँ पे फिर से देखते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर बात करूँ, इंट्रोड्यूस, देखो इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाहर जो डब्बे दिए हैं ना मैंने यहाँ पे, इसके बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और आ भी गया तो आप ऐसे पोजीशन में होगे कि उसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया जा रहा है। ये तो इधर हाउस, लोकसभा भी या फिर राज्यसभा, यहाँ पे ओनली लोकसभा। ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अच्छा, मैं इतनी बार इसको रिपीट पता है क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो डेटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके ब्लड में फ्लो हो। आपको कोई नींद से उठा के भी क्वेश्चन पूछ ले तो भी आप उसका आंसर कर सको। लक्ष्मीकांत खोल के पढ़ने के भी मतलब आपका टाइम ना जाए। समझ में आया? पेपर से पहले आप बहुत जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सके, रिकॉल कर सके, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहे। समझ में आया? अब देखो, हाउस ऑफ इंट्रोडक्शन देख लिया हमने। अब हु कैन इंट्रोड्यूस, कौन इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है भाई? यहाँ पे अगर ऑर्डिनरी बिल की बात करूँ तो मिनिस्टर भी कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं, लेकिन भाई मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मतलब पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सिर्फ मिनिस्टर करेंगे, ऐसे याद रखो। फिर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन का क्या? यहाँ पे तो कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है। यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, स्पेशली कब? इंट्रोडक्शन के टाइम पे रिक्वायर्ड होता है। राज्यसभा का पावर का क्या? लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये रिकमेंड कर सकते हैं, सॉरी अमेंड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम 6 मंथ्स का होता है जनरली। यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर सॉरी अमेंड नहीं कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करेंगे, और 14 डेज की इनको विंडो दी जाएगी। इसके बाद स्पीकर की सर्टिफिकेशन की बात आती है। यानी कि स्पीकर का रोल क्या है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लोकसभा के स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल, ये जो दिया गया बिल है, ये मनी बिल है कि नहीं है। तो स्पीकर का सर्टिफिकेशन ऑर्डिनरी जो बिल होता है तब तो नहीं लगता है, लेकिन जब मनी बिल की बात आती है देन स्पीकर सर्टिफाइज इट एज अ मनी बिल। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के एसेंट की अगर बात करूँ तो ये सेंड कर सकते हैं आफ्टर बोथ द हाउसेस। अगर लेट से लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ने भी बिल को पास कर दिया तो ये इट कैन सेंड आफ्टर व्हेन बोथ द हाउसेस पास्ड इट। अगर डेडलॉक हो, यहाँ पे डेडलॉक आ सकता है, राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों में से हो सकता है कोई इसे ना माने, सहमति ना हो दोनों के बीच, तो फिर डेडलॉक बन जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे। लेकिन ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे क्या होता है, जब मनी बिल की बात आती है तब सेंट आफ्टर लोकसभा पासेसिस, तो लोकसभा का पास करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। राज्यसभा का अप्रूवल यहाँ पे इतना नीडेड नहीं होता है जब मनी बिल की बात आती है।
गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखो या फिर इफेक्ट ऑफ अ डिफीट इन लोकसभा, यानी कि लेट्स से इफ द बिल इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर गवर्नमेंट में रिजाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या बात है, डिफीट लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये पॉइंट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। इसके बाद आती है प्रेसिडेंट की पावर। यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट की पावर में दे कैन अप्रूव, रिजेक्ट, रिटर्न। मनी बिल में क्या होगा, कैन अप्रूव, रिजेक्ट बट कैन नॉट रिटर्न फॉर द रिकमेंडेशन, कैन नॉट रिटर्न फॉर द रिकमेंडेशन। आई होप इतना भी आपको चीज़ें समझ में आ गई है। तो अगर हिंट आपको दूँ ऑर्डिनरी बिल की, तो ऑर्डिनरी का जो इंग्लिश वर्ड है उसे ही आपको इस रिलेट करना है। ऑर्डिनरी इज इक्वल टू जनरल और मनी इज इक्वल टू इम्पॉर्टेंट। तो मनी में कुछ चीज़ें कम होगी, ज़्यादा होगी, तो ये बस याद रखना है आपको। ओके, समझ में आया? ठीक है। अब हम ये देख रहे थे जॉइंट सिटिंग्स, तो जॉइंट सिटिंग का ही पॉइंट देख लेते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, क्योंकि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है और आपसे अभी गलती नहीं होनी चाहिए। और प्लीज़ आप पीवाईक्यूज को देखते रहिए, सबसे अच्छा होगा अगर आपको पता हो, आई डोंट नो, लक्ष्मीकांत की और एक बुक आती है जिसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं चैप्टर वाइज। अगर पॉसिबल है आपको तो एक चैप्टर फिनिश होने के बाद आप जो वो एमसीक्यूज है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर हो सके तो टॉपिक वाइज आपको मार्केट में एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो पॉलिटी के रिलेटेड। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे जल्द से जल्द अभी से ही देखना शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो इससे और अच्छा हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। ऑलराइट, अब हम देखते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, ये क्या चीज़ है। अब देखो, यहाँ पे मैं पेज ले लेती हूँ। अब देखो, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, लोकसभा प्लस यहाँ पे हमारी राज्यसभा किसी एक मुद्दे पे बात करती है लेकिन एग्री नहीं कर पाती किसी भी बिल पे। कोई भी एक बिल हो सकता है ABC नाम का, इस पे लोकसभा और राज्यसभा ज़रूरी नहीं है कि एग्री करे, पर अब ये डिसएग्रीमेंट को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक स्पेशल मेथड देती है। क्या देती है? एक स्पेशल मेथड देती है, और उसे हम कहते हैं जॉइंट सिटिंग। ओके, तो जॉइंट सिटिंग क्या हुआ, किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे आप? जॉइंट सिटिंग मतलब जब दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट हुआ तो उसको सॉल्व करने का मैकेनिज्म। बोथ हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, मीट टुगेदर, दोनों भी एक साथ मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, वोट करते हैं बिल पे। इट्स लाइक फाइनल मीटिंग। ये फाइनल मीटिंग है डेडलॉक को निकालने की, ठीक है? अब देखो, डेडलॉक कब बनता है ये भी समझना जरूरी है। तो डेडलॉक हैपन्स इन एनी ऑफ द 3 सिचुएशंस। तो 3 सिचुएशंस को समझना ज़रूरी है जब डेडलॉक बनता है। समझ में आया? आप तो देखो, द डेडलॉक हैपन्स इन एनी ऑफ द 3 सिचुएशंस आफ्टर वन हाउस पासिस अ बिल। लेट्स से कि लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, फिर जो 3 चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी सिचुएशंस, उसमें से कुछ हुआ, फिर आ गया डेडलॉक। तो क्या करेंगे, ये बिल को फिर जिस हाउस ने बिल को पास किया था तो ये सेंड बैक कर देंगे, सेंड इट टू द अदर हाउस। अगर नहीं कुछ सहमति बनी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो 3 सिचुएशन कौन सी है ये समझते हैं। सबसे पहली सिचुएशन होती है अदर हाउस रिजेक्ट्स द बिल। हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, लोकसभा ने कुछ इंट्रोड्यूस किया था और इसको भेज दिया था राज्यसभा में, पर राज्यसभा ने इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो लेट्स से ये पहली सिचुएशन बनी कि राज्यसभा को पसंद नहीं आया, रिजेक्ट कर दिया। दूसरी सिचुएशन ये होती है बोथ हाउसेस डोंट एग्री, लोकसभा भी और राज्यसभा भी दोनों भी एग्री नहीं करते हैं किसी अमेंडमेंट को रिलेटेड या फिर किसी चेंजेस के रिलेटेड बिल में जो लाए जा रहे हैं। तीसरा जो होता है वहाँ पे क्या होता है, मोर देन 6 months, 6 महीने के ऊपर का टाइम
पास हो गया है एंड अदर हाउस हैज़ नॉट पास्ड द बिल। मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि राज्यसभा ने कोई बिल आया था, लोकसभा में पास किया, लेकिन लोकसभा 6 महीने से कुछ कर ही नहीं रही है उसके ऊपर, ना पास कर रही है, ना रिजेक्ट कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, 6 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये आती है थर्ड सिचुएशन। अब ये 3 सिचुएशन आई तो क्या होगा, फिर होगी हमारी जॉइंट सिटिंग। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अब क्या है, पॉइंट कौन से रिमेंबर करने हैं यहाँ पे, ये ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के ऊपर ही लागू होगा, अप्लाइज ओनली टू ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। तो अगर स्टेटमेंट में दे दे कि जो जॉइंट सिटिंग होती है ये मनी बिल का डेडलॉक सॉल्व करने के लिए लगाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। समझ में आया? तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द मनी बिल। लोकसभा इज मोर पावरफुल हियर। मनी बिल में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो होते हैं वहाँ पे भी, क्योंकि दे मस्ट पास सेपरेटली इन बोथ हाउस। ये कंडीशन हम पहले देख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों भी हाउसेस में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात आती है तो दोनों को भी सेपरेटली इसको पास करना होता है। तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे जॉइंट सिटिंग होगी ही नहीं। और रहा सवाल 6 महीने का, 6 months टाइम, तो व्हेन कैलकुलेटिंग द 6 months वी इग्नोर द पीरियड व्हेन द हाउस इज इधर फर्स्ट यहाँ पे क्लोज हो लेट्स से हाउस, या फिर एडजर्न की गई हो, एडजर्न लेट्स से मोर देन 4 days। तो जब एडजर्नमेंट चल रहा हो, एडजर्न की गई हो या फिर क्लोज की गई हो, तो यहाँ पे नहीं होगी ये चीज़। अच्छा, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा, तो अगर बिल इफ़ द बिल इज ऑलरेडी लैप्स्ड, अगर पहले ही लैप्स्ड हो गया है, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई बिफोर प्रेसिडेंट्स नोटिस, तो यहाँ पे फिर जॉइंट सिटिंग बुलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझ में आया? ये कंडीशंस क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात, इफ़ द प्रेसिडेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस इंटेंशन फॉर द जॉइंट सिटिंग, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने पहले से ही बोल दिया कि भाई मेरा इंटेंशन है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जॉइंट सिटिंग आए, तो इट कैन स्टिल हैपन। बिल डजंट लैप्स, यहाँ पे बिल लैप्स नहीं होगा। समझ में आया आपको? ऑल्सो आफ्टर प्रेसिडेंट गिव्स नोटिस फॉर द जॉइंट सिटिंग, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे नोटिस देंगे, यहाँ पे ऐसी नोटिस होगी जहाँ पे लिखा जाएगा कि यहाँ पे जॉइंट सिटिंग होगी। समझ में आया? तो बोथ द हाउसेस लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा मस्ट स्टॉप वर्किंग दैट बिल सेपरेटली, क्योंकि इससे पहले तो ये दोनों सेपरेटली उस बिल पे काम कर रहे थे, तो इनको ये चीज़ स्टॉप करनी पड़ेगी जो ये सेपरेटली काम कर रहे थे तब। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये आ सकता है आपको ऑप्शंस में कि जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन कर रहा है। ओके, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ये इसे प्रिसाइड करते हैं। अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो फिर क्या होगा, तो फिर डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पे प्रिसाइड करेंगे। और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हुए तो फिर अगर दोनों भी, मतलब स्पीकर भी एब्सेंट है और डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो यहाँ पे प्रिसाइड करेंगे। अगर वो भी एब्सेंट है तो फिर क्या होगा, राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर भी जो चेयरमैन है वो भी अगर नहीं हो तो एनी मेंबर चोजन बाय द मेंबर प्रेजेंट, तो कोई भी मेंबर हो। समझ में आया? तो यहाँ पे एक नोट को याद रखो, वो ये है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि होते हैं कौन, जल्दी से बताइए, वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड। तो जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट, he or she cannot preside because he or she is not a member of either house। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आई होप आपको वो पॉइंट अब यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो, राइट? अब देखो, कोरम का हमने देखा था, कोरम का भी पॉइंट देखा था। कोरम में क्या देखा था हमने, 1/10 ऑफ अ टोटल मेंबर होते हैं ऑफ बोथ हाउसेस मस्ट बी प्रेजेंट। रूल्स क्या है यहाँ पे, रूल्स देख लो, द सीटिंग फॉलोज द लोकसभा रूल्स। अगर स्टेटमेंट पे आए तो गलत नहीं करना है। यहाँ पे जॉइंट सिटिंग में जो रूल्स होंगे वो लोकसभा के चलेंगे, राज्यसभा के रूल्स नहीं चलेंगे। एंड हाउ द बिल इज पास, अब यहाँ पे लेट्स से कि जॉइंट सिटिंग हो रही है, बिल के लिए हो रही है, तो पास कैसे कर रहे हो भाई आप इसको। तो क्या होता है, यहाँ पे मेजॉरिटी देखी जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अप्रूव करते हैं बिल को। इट कंसिडर द बिल बाय बोथ द
हाउसेस। यूजुअली लोकसभा जो होता है ये विन करती है बिकॉज इट हैज़ मोर मेंबर्स, क्योंकि मतलब लॉजिक की बात है, ठीक है। आप कॉमन सेंस लगाओ, लोकसभा का ज़्यादा नंबर है तो यूजुअली जनरली यही जीतेंगे, है ना। अब देखो अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। चेंजेस, अमेंडमेंट्स मतलब क्या, चेंजेस। ड्यूरिंग जॉइंट सिटिंग, जब जॉइंट सिटिंग हो रही है तब नो न्यू अमेंडमेंट्स कैन बी एडेड एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आ सकता है और इस फैक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ड्यूरिंग जॉइंट सिटिंग नो न्यू अमेंडमेंट्स कैन बी एडेड, समझ में आया। दूसरी बात, एक्सेप्शंस देख लो। पहला एक्सेप्शन कौन सा है कि अमेंडमेंट दैट कॉज द ओरिजिनल डिसएग्रीमेंट, जिस अमेंडमेंट ने ओरिजिनल डिसएग्रीमेंट को कॉज किया था वो एक। दूसरा है द अमेंडमेंट नीडेड बिकॉज ऑफ द डिले इन द पासिंग द बिल, समझ में आया। अमेंडमेंट की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिले हो गया था इन द पासिंग ऑफ द बिल। ओके, अच्छा एक और बात, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो ये है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन इट हैपन, कितनी बार ये हो सकता है। तो 3 टाइम्स, मतलब अब तक कितनी बार हो चुका है, तो यहाँ पे हो चुका है ये 3 टाइम्स, ओके, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहला तो ये है, 3 एग्जाम्पल्स है, सिंपल एग्जाम्पल्स है, इसको याद रख लेना, ठीक है। कहीं पे अगर पूछ वगैरह ले तो यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो। डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961 का था, फिर बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1978 का, और इसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 का। दैट्स ऑल, ठीक है। इट्स वेरी रेयर बट वेरी पावरफुल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम बजट देखेंगे। बजट के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर करूँगी मैं। बजट के इसके साथ साथ उसके जो कंपोनेंट्स है, इवोल्यूशन कैसा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है बजट की, इसके बाद चार्ज और वोट एक्सपेंडिचर क्या होता है, आर्टिकल 112 में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है, और जो स्टेजेस है एनैक्टमेंट ऑफ बजट, टाइप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। ओके, तो अभी लेक्चर को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, रिकॉल करना है अच्छे से विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक टू द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।